अब देखो सेकंड आता है हमारा कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब देखो एसएस ऑर्बिटल क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ एसएस ऑर्बिटल हेड टू हेड ही ओवरलैपिंग कर सकती है। सेकंड आउट, क्या पीपी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अब देखो ये हमारी पी ऑर्बिटल और ये हमारी पी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव फेस नेगेटिव, पॉजिटिव फेस नेगेटिव। अब जब ये आपस में इस तरीके से कंबाइन होंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो इनसे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग जोन बनेंगे वो दो बनेंगे। एक क्या होगा? पॉजिटिव, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंबाइन करेगी तो पॉजिटिव, और नीचे भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसमें जब पीपी ऑर्बिटल साइड वाइज से कंबाइन की तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन जो बने वो कितने बने? दो बने। तो हमारी पाई पाई ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी? इस तरीके से। जैसे तुमने बहुत सारे मॉलिक्यूल देखे होंगे, O2 मॉलिक्यूल देखा होगा। अब O2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है तो किस तरीके से होता है? एक ऑर्बिटल तो ये हो गई, ठीक है, इस तरीके से कंबाइन। अब जब ये जो ओवरलैपिंग होती है इन दोनों के बीच में, इससे जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। जब भी तुमने ओ मॉलिक्यूल में क्या देखे होगे, इस तरीके से तो एग्जिस्ट करता है, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है। ऐसे ही तुमने N2 मॉलिक्यूल में देखा होगा, इसमें एक भी ऑर्बिटल से कंबाइन होगा। अब ऐसे ही जब तुम N2 मॉलिक्यूल को कंबाइन करोगे तो ये क्या हो गया? N2 मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गया? दूसरा N2 मॉलिक्यूल। इसकी पी ऑर्बिटल इस तरीके से, इसकी पी ऑर्बिटल, अब इसमें क्या हो जाएगा? ये ओवरलैपिंग, एक ओवरलैपिंग, दो ओवरलैपिंग, इधर से भी नीचे से, और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां से सिग्मा, एक पाई। तो N2 मॉलिक्यूल में जब तुमने देखा होगा कितने बॉन्ड होते हैं? तीन। तो पहला बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और बाकी जो दो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। सिंपल है। तो जब कभी भी तुम्हारे पास ओवरलैपिंग का सिस्टम आए साइड वाइज ओवरलैपिंग में, तो पीपी ओवरलैपिंग से क्या होगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो एक तो पीपी ओवरलैपिंग से हो गया। अब दूसरा बताओ, क्या और पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है? हाँ, पी पाई डी पाई भी हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है। देखो कैसे, कि जो पी और डी मिक्सिंग होगी साइड वाइज। अब ये हमारी क्या हो गई? पी ऑर्बिटल पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से हमारी क्या हो जाएगी? डी ऑर्बिटल कैसे होती है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इनसे जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो यहां से भी जो हमारे ओवरलैपिंग जोन आएंगे वो भी कितने आएंगे? दो ही आएंगे। ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और यहां से कंबाइन करके ये क्या हो जाएगा? बड़ा साइज हो जाएगा। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो पीडी मिक्सिंग से भी हमारा क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल है। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आएगा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से, कि कौन सी पी पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर तुम्हें पूछ ले कि 2p पाई ओवरलैपिंग हो रही है, 3p पाई ओवरलैपिंग हो रही है, 4p पाई ओवरलैपिंग हो रही है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की होगी, किसकी होगी? तो कुछ नहीं करना, साइज के फैक्टर पे तो पहले ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2p पाई, फिर 3p पाई, फिर 4p पाई। बात सिंपल है। अब जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, तो तुम्हारी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तुमने कभी बहुत रेयर केस में देखा होगा कि जो डाउन द ग्रुप मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, उनके पास बहुत कम टेंडेंसी होती है कि पाई ऑर्बिटल फॉर्मेशन करे। वे हमेशा क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि पाई ऑर्बिटल जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो साइज ऑर्बिटल का बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन है वो बढ़ जाता है।
अब उसके बढ़ने से ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती जिससे वो पी पाई ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। लेकिन अगर मैं पीरियड की बात करूं, लेफ्ट टू राइट जाऊं, तो हमारी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे? देखो, तुमने थर्ड पीरियड में देखा होगा, अगर मैं बात करूं सिलिकॉन से, फिर क्या आएगा? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आगे जितने भी नोबल गैस आ जाएगी जिनो। तो अगर तुम सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्ड देखो तो हमेशा तुम्हें सिंगल मिलेगी, कोई पाई बॉन्ड नहीं, सारे के सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिए कंसेप्ट को। जब तुम पी ऑर्बिटल के साथ देखोगे तो पी ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड जरूर देखोगे। जब तुम एस ऑर्बिटल के साथ देखोगे तो 2 बॉन्ड देखोगे ऑक्सीजन के, मैक्सिमम बता रहा हूं। जब क्लोरीन के साथ देखोगे तो क्लोरीन के साथ तुम मैक्सिमम कितने देखोगे? 3। और जब तुम जिनोन के साथ देखोगे तो HCO4 तो एग्जिस्ट करता है, कितने होते हैं? 4। अब भाई मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने में हमारी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई? सिंपल सा कंसेप्ट है, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का साइज भी डिक्रीज हो जाएगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा उन पे, तो उन ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, और जब साइज डिक्रीज हो जाएगा तो उसमें ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी, और जब ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी तो हमारी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो चीजें लेफ्ट टू राइट जाने में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज क्यों जाती है? ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है? तो यही कंसेप्ट होता है पी पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन का। अब और क्वेश्चन लगाओ कि अगर तुमसे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ली जाए तो किस तरीके से फॉर्म करोगे? ऐसे ही पी ओवरलैपिंग से होता है, डी ओवरलैपिंग से होता है, और डी ओवरलैपिंग से भी हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे ये चीजें नॉर्मल है, अब तुम्हें चीजें बता दी तो ये तुम्हें खुद एक्सप्लेनेशन में आ जानी चाहिए। ये क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये ओवरलैपिंग जोन बनेगा, ये ओवरलैपिंग जोन बनेगा, तो इससे बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बता दो तुम, अगर मैं तुम्हें पूछने लगूं 2p पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, पाई, इन सारे क्वेश्चन में जितने भी है ये, इनको सीक्वेंस में ऑर्डर करो कि किसकी पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेगा। क्वेश्चन बहुत खास है, आराम से ऑर्डर लगाओ। सब कुछ तुम्हें बता रखा है, डायरेक्शनल नेचर किस तरह लगाना है, साइज किस तरह लगाना है। तो इस क्वेश्चन को अरेंज करके बताओ कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसकी होगी और सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी। बताओ, थोड़ा सोचो इसमें। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया तुम्हें, अगर ये क्वेश्चन अगर रैंडम आ जाए एग्जाम में तो 100% मिस्टेक करोगे। बताओ क्या होगा इसका ऑर्डर? देखो, जो तुमने इसका ऑर्डर लगाया होगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं ऑर्डर क्या लगाया होगा। 2p पाई सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद तुमने लगाया होगा 2p पाई 3p पाई, फिर उसके बाद तुमने लगाया होगा 2p पाई 3d पाई, फिर तुम आ गए नीचे और इसमें तुमने क्या लगाया होगा? 3p पाई और 3p पाई, फिर सबसे लास्ट में क्या लगाया होगा? 3d पाई और 3d पाई। ये तुमने ऑर्डर लगाया होगा, और जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होता है ओवरलैपिंग का कि किसकी पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो सबसे पहले तो 2p पाई ही आएगा, फिर आता है हमारा 2p पाई 3d पाई। एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, पहले ऑर्डर तो लिख लो। अब फिर आएगा हमारा 2p पाई 3p पाई,
और फिर आएगा हमारा 3d पाई 3d पाई, और फिर आएगा हमारा 3p पाई और 3p पाई। तो एक्चुअल जो ऑर्डर होके आता है हमारा ओवरलैपिंग का, कुछ इस तरीके से ऑर्डर होके आता है। अब चीजें एक्सप्लेन कैसे होगी, देखो जितना भी ऑर्बिटल के बीच में, जब ऑर्बिटल कंबाइन होने आएगी, जितना उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा इतना ही उनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। अब तुम्हें इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि 2p पाई की क्यों सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, क्योंकि साइज कम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने p पाई और d पाई में d पाई को प्रेफरेंस क्यों दी। देखो ये हमारी p ऑर्बिटल है, ये फिक्स है, और ये क्या हो गई हमारी 2p पाई ऑर्बिटल। सपोज करो कि 3p पाई कहीं यहां पे है, तो ये क्या होगी 3p पाई ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब फिर से हमारी जो p ऑर्बिटल है वो इस तरीके से नेगेटिव है। अब जो हमारे d ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से है। भाई देखो सेंटर पे है, बिल्कुल ये सेंटर यहां पे और ये सेंटर यहां पे। अब इसमें क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक बात मुझे ये बताओ कि इन दोनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में सबसे कम डिस्टेंस कहां पे है, नीचे वाले में p पाई d पाई ओवरलैपिंग में। और जितना कम डिस्टेंस होगा इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में, इतनी ही जल्दी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। और जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो इनसे बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या इफेक्टिव होगा। अब देखो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी, यहां पे क्या ओवरलैपिंग जोन काफी दूर है, इन दोनों ऑर्बिटल काफी दूर दूर है, लेकिन 2p पाई और 3d पाई में ओवरलैपिंग होने के लिए जो डीप का इंक्लाइन नेचर है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर गुड ओवरलैपिंग। अगर ये इंक्लाइन नेचर का नहीं होती d ऑर्बिटल तो हम इसको ही प्रेफरेंस देते, लेकिन इस d ऑर्बिटल की इंक्लाइन नेचर होने की वजह से इसकी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है और ओवरलैपिंग भी इफेक्टिव होती है, क्योंकि इनके बीच में देखो डिस्टेंस कितना है, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है, लेकिन इनके बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस है। तो इसलिए सबसे पहले प्रेफरेंस 2p पाई को दी गई, फिर सेकंड प्रेफरेंस 2p पाई 3d पाई को दी गई, और इसके नीचे तुम डाल के लिखोगे ड्यू टू द इंक्लाइन नेचर ऑफ d ऑर्बिटल। तो इस तरीके से भी तुम इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो ये सब इंक्लाइन नेचर क्या होता है, इनको बनाओ कॉपी में। अगर तुम यहाँ पे कंजूसी करोगे तो फिर भूल जाओगे एंड में कि इंक्लाइन नेचर क्या होता है। अब बात आती है 3d पाई हो गया और ये भी हो गया, फिर क्या हो जाएगी हमारी पीस साइज का फैक्टर। अब सेकंड आता है कि 3p पाई में और 3p पाई 3d पाई में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसकी होगी। अब देखो जो 3p पाई ओवरलैपिंग होती है बहुत ही वीक होती है। कैसे, इसका भी एक्सप्लेन करता हूं। अब 3p पाई ओवरलैपिंग होगी तो कुछ नहीं करना, यहां पे जो 2p पाई था इसको क्या कर दो, इसको 3p पाई कर दो, और इसको भी क्या कर दो 3p पाई कर दो। अब ये क्या होगा 3p पाई और ये क्या होगा 3d पाई। तो इन दोनों में देख रहे हो ओवरलैपिंग जोन 3p पाई की ओवरलैपिंग कहां पे हो रही है, काफी डिस्टेंस है इनके बीच में। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है तो इनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन 3p पाई 3d पाई में फिर से डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो जाएगी। तो हमारा फिर ऑर्डर क्या आ जाएगा 2p पाई 3p पाई के बाद 3d पाई 3p पाई 3d पाई 3p पाई 3d पाई, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा 3p पाई और 3p पाई। तो ऑर्डर को ध्यान से रखना, हर चीज को तुम्हें कंसीडर करना है पाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिए। इफेक्टिव ओवरलैपिंग पूछ सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तभी तो स्ट्रॉन्ग होगी जब तुम्हारी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज कहाँ की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो अगर पाई बॉन्ड से क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आएगा। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं सिंपल कि बताओ मुझे 3s की ओवरलैपिंग, 3p पाई की ओवरलैपिंग, 3d पाई और 3d पाई की ओवरलैपिंग से जो बनने वाले बॉन्ड स्ट्रेंथ होंगे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होंगे। तो देखो अब क्वेश्चन, अब जब तुम्हारा सबसे पहले प्रेफरेंस किसको आएगी 3p पाई को, क्योंकि ड्यू टू द 3p पाई किसके लिए, ड्यू टू द डायरेक्शनल नेचर। फिर क्या आ जाएगा 3s की ओवरलैपिंग, और फिर क्या आ जाएगी 3d पाई और 3d पाई ओवरलैपिंग में।
अब तुम कहोगे सर कि यहाँ पे तुमने प्रीफरेंस 3s को क्यों दी, क्योंकि s ऑर्बिटल जब तुम देखोगे तो इस तरीके से s ऑर्बिटल होती है, तो इनमें क्या होता है, ओवरलैपिंग जोन स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन जब तुम 3d पाई को कंबाइन करोगे तो दोनों की दोनों d ऑर्बिटल होगी, और दोनों की दोनों जब d ऑर्बिटल होगी तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो ये होगा, ये देखो, तो जब तुम 3d पाई ओवरलैपिंग करोगे तो इनके बीच में भी क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। देख पा रहे हो? ऐसे ही अगर तुम 3p पाई करोगे तो इनके बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिमाग खुला रखना। जितनी चीज मैं तुम्हें बता सकता हूं केमिकल बॉन्डिंग में, हर एक चीज को मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा, जिससे तुम्हें क्वेश्चन में कहीं भी फंसने की दिक्कत ना आए। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब तुम मुझसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो कि सर कि अगर हम D की ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल से कर दे तो क्या हमारा क्वेश्चन होगा। अब देखो दो चीजें होती है, सिग्मा बॉन्ड पढ़ाया, पाई बॉन्ड पढ़ाया। अब चीजें क्या होती है कि अगर तुम मुझसे पूछ भी सकते हो कि सर कि ये क्या हो गई, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को, तो इनसे यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग जोन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो इन पॉजिटिव नेगेटिव के टर्मिनल से बनने वाली ऑर्बिटल होती है, इनको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो हमारी सेम कंस्ट्रक्टिव फेज से बनने वाली ऑर्बिटल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। और तीसरा कि अगर मैं इस तरीके से कंबाइन कराऊं कि पॉजिटिव नेगेटिव और ये हमारी s ऑर्बिटल है, अब जब ये इसके साथ कंबाइन होने आएगी तो तुम कहोगे सर इसके पास तो s फेज है, s फेज के साथ कंबाइन करके बना सकता है। लेकिन जब तुम इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग करोगे तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव फेज, इधर क्या आएगा, नेगेटिव फेज, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और जब ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो यहाँ से जो बनने वाली ऑर्बिटल होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखा होगा तुमने नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो किस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि इनसे बनने वाली ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, इनसे बनने वाली ऑर्बिटल का नाम क्या होगा। ये सारी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देके ये पूछ लेगा कि इनमें से नॉन बॉन्डिंग कौन सी होगी। तो ये क्या होती है, नॉन बॉन्डिंग। ऐसे ही जब तुम डी को करोगे पॉजिटिव नेगेटिव और इसके साथ जब s ऑर्बिटल का कंबाइन करोगे तो यहां से बनने वाली ऑर्बिटल भी क्या होगी, नॉन बॉन्डिंग होगी। इनफैक्ट जब तुम dz² ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करोगे, dz² के साथ क्या करोगे, जब s ऑर्बिटल कंबाइन करोगे तो यहां से बनने वाली ऑर्बिटल भी क्या होगी, नॉन बॉन्डिंग होगी। तो जब कभी भी तुम्हारे दो फेज एक सेम फेज के साथ कंबाइन कर रहे हो तो वहां से बनने वाली ऑर्बिटल क्या होगी, नॉन बॉन्डिंग होगी। अब एक क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है कि जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग होने की टेंडेंसी को हम जो मेजर करते हैं क्वांटिटिवली, उसको ओवरलैपिंग इंटीग्रल बोलते हैं, और जिसको हम डिनोट करते हैं s से। अब मैं अगर तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछने लगूं कि तुम्हारे पास एक बॉन्डिंग है, एक नॉन बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग है, और उन तीनों के लिए जो ओवरलैपिंग इंटीग्रल की वैल्यू होगी s की, वो किसके लिए ग्रेटर देन 0 होगी, किसके लिए लेस देन 0 होगी और किसके लिए 0 होगी। सिंपल है, बताओ, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। s क्या होता है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल। डिटेल में तुम इसमें क्वांटम में पढ़ोगे, लेकिन चीजें मैं एक्सप्लेन यहां पे कर रहा हूं। ओवरलैपिंग इंटीग्रल होगा। अब मुझे बताओ, एक तुम्हारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और एक तुम्हारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और एक तुम्हारे पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो s की वैल्यू बताओ, किसके लिए ग्रेटर देन 0 होगी, किसके लिए लेस देन 0 होगी और किसके लिए 0 होगी। तो बच्चों ने सबसे पहले इसका आंसर तो लगा दिया होगा कि s इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो गए कि इन दोनों में इनकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखिए,
जो S इज द ओवरलैपिंग इंटीग्रल, इसमें जब ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग जोन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। लेकिन इस केस में एंटी बॉन्डिंग में जब ओवरलैपिंग तो होगी लेकिन ओवरलैपिंग बहुत कम होगी, ओवरलैपिंग क्या होगी, घटेगी। तो जब घटेगी तो इस केस में जो S ओवरलैपिंग इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। और नॉन बॉन्डिंग में तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होती, और जब कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होती तो इस केस में S की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें कहीं भी देखने को मिल जाएंगे कि ओवरलैपिंग इंटीग्रल की वैल्यू नेट में पूछ लेता है, गेट में कहीं पूछ सकता है कि बॉन्डिंग के लिए क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या होती है, या तुम्हें ऑर्बिटल भी दे सकता है। अब तुम्हें ऐसे ऑर्बिटल कंबाइन करके दे दे, एस एस ऑर्बिटल पॉजिटिव पॉजिटिव फेज, ऐसे तुम्हें पी ऑर्बिटल कंबाइन करके दे दे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे ही तुम्हें पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग करके दे दे। तो ये सारे किस में चले जाएंगे, बॉन्डिंग में। जब हमारा कंस्ट्रक्टिव होगा तो वो सारी की सारी चीजें कहां चली जाएगी, बॉन्डिंग में। और जब हमारा डिस्ट्रक्टिव होगा, कैसे कि हमारे पास एक ऐसे ऑर्बिटल ये है और एक ऐसे ऑर्बिटल नेगेटिव है, दोनों को कंबाइन किया तो यहां से बनने वाला जो एस ऑर्बिटल की इंटीग्रल की वैल्यू होगी क्या होगी, लेस देन 0। ऐसे ही तुम्हें पी पाई का भी दे सकता है, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, और इसको क्या नेगेटिव वाले को नेगेटिव से बढ़ा दिया। ऐसे ही क्या कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस नहीं बोल सकता, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो डिस्ट्रक्टिव जब ओवरलैपिंग होगी तो यहां से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा, और उनके लिए जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। अब नॉन बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग में सिंपल अगर डाल के पूछ ले, लेकिन पूछता नहीं, बहुत कम पूछता है। अगर पूछेगा तो तीनों को कंबाइन करके पूछेगा। और सबसे हार्ड क्वेश्चन कब बनेगा, जब वो तुम्हें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके देगा। अब जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके देगा तो तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से देगा, पॉजिटिव नेगेटिव और ये एस ऑर्बिटल। तो ये जो P और S ऑर्बिटल की इस तरीके से साइड वाइज करोगे तो नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही अगर तुम क्या कर दो, dz स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा इसके साथ पॉजिटिव फेस के साथ। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो एंटी बॉन्डिंग बनना चाहिए था। देखो p ऑर्बिटल इस तरीके से नीचे, बीच में सर्कल होता है। अब वहां पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है रीजन में उसको कैंसिल आउट कर देती है। कुछ p पॉजिटिव पॉजिटिव फेस इंटरेक्ट हो जाता है, देखो कुछ इसके साथ इंटरेक्ट हो जाता है और कुछ इसके साथ। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाती है, s ऑर्बिटल का, या मैं कहूँ s जो इंटीग्रल है वो 0 हो जाते हैं, और इससे बनने वाली जो बॉन्डिंग होगी वो भी कौन सी होगी, नॉन बॉन्डिंग। ऐसे ही d ऑर्बिटल को दे सकता है इस तरीके से कि पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरीके से नेगेटिव इंटरफेरेंस देख के ले दे, या फिर पॉजिटिव लिख के दे दे। तो हर केस में हमारी नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जितने भी जिस टॉपिक से बनेंगे वो साथ के साथ कवर कराता हुआ चलूंगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो ओवरलैपिंग इंटीग्रल से, इन ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ से, या इनसे बनने वाले ओवरलैपिंग जोन से कि किस में ज़्यादा हाईली ओवरलैपिंग जोन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुम्हें मिलेंगे एग्जाम में बहुत सारे, DU BH UHCU सब में, नेट में भी मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, अब देखो सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब देखो सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ वो 2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हुआ, एक जोन फॉर्मेशन हुआ। जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो 2 ऑर्बिटल की ओर्बिटल से कंबाइन करके हुआ, जिसमें 4 जो लूप्स थे वो आपस में इंटरेक्ट किए, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ, 2 हमें ओवरलैपिंग जोन बने, तब हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अब आता है हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जो ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है ये किस तरीके से होता है। देखो ध्यान से, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्यूब, क्योंकि वहीं से तुम्हें चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अब इसमें होता क्या है कि जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो 4 लूप्स का ऊपर नीचे इंटरेक्शन होता है। देखो ये मैं तुम्हें जब इंट्रोडक्टिव क्लास चली थी तब भी मैंने ये बात चीजें सिखाई थी। यहां से अब क्या होती है, इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनका कंबाइन कुछ इस तरीके से होता है, ये बीच में क्या होगा इस तरीके से। अब देखो, अब जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करें, नेगेटिव नेगेटिव इस तरीके से इंटरेक्ट करें,
पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से इंटरेक्ट करे, ये गलत। क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब देखो ध्यान से, ये नेगेटिव नेगेटिव इधर इंटरेक्ट करे और ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर इंटरेक्ट करे, तो इन 4 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भाई ये क्या हो गई, 2 d ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है और 8 लूप्स जो है हमारे वो कंबाइन करके हमारा एक डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब डेल्टा बॉन्ड जब कभी भी दुनिया में फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके की ही ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होगा। और जनरली जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन देखे जाते हैं वो क्लस्टर में देखे जाते हैं, जैसे Re2Cl8 2 नेगेटिव बहुत फेमस एग्जांपल है। अब क्लोराइड की जगह कुछ भी हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, एसीटेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे जो ये रेनियम के या डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हीं के पास टेंडेंसी होती है इस तरीके का डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास dxy ऑर्बिटल है, dyz ऑर्बिटल है, dzx ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। इन सारी ऑर्बिटल में से सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होती है डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करने की? बताओ भाई, हर किसी के पास, इसके पास भी 4 लूप्स इस तरीके से है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन dz स्क्वायर के पास नहीं है। तो कभी भी dz स्क्वायर ऑर्बिटल हमारी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो dz स्क्वायर हमेशा हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये चारों की चारों ऑर्बिटल क्या हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन बनती है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं मिलता। सिर्फ इसमें हमारी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हमारी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कर देती है और dxy ये ऑर्बिटल हमारी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कर देती है, लेकिन dyz और dzx ये कभी भी हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकती? सिंपल सी बात है। अब देखो चीजें होती कैसे। सपोज करो मैं जब स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि जो हमारी जेड है वो एक मॉलिक्यूलर एक्सिस है। क्या है? एक मॉलिक्यूलर एक्सिस है। और जब ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो दो जो हमारी ऑर्बिटल होगी वो जेड एक्सिस के अलोंग क्या करेगी? अप्रोच करेगी। और जब जेड एक्सिस के अलोंग वे अप्रोच करेगी तो हमारा जो एक्स वाई प्लेन में होंगे उसमें ओवरलैपिंग होगी और उसमें ओवरलैपिंग होने से ही हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे? अब सिंपल सा देखो, चलो इसमें ही समझा देता हूं मैं तुम्हें। ये क्या हो गया, ये देखो, इसी में समझा देता हूं। ये हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब हमारी अगर dz स्क्वायर ऑर्बिटल होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी, और जो हमारी dz स्क्वायर ऑर्बिटल होगी कुछ इस तरीके से होगी। देख पा रहे हो? थोड़ा रुक जाओ, अब समझ में आएगा तुम्हें। ये देखो ब्लू वाली जो ऑर्बिटल बनाई है वो क्या है? dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो हमेशा जब ऑर्बिटल होगी तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल होगी, और जब dz स्क्वायर ऑर्बिटल होगी तो इस तरीके से ऊपर से dz स्क्वायर ऑर्बिटल हो गई और ये xy प्लेन में हो गया, नीचे से dz स्क्वायर ऑर्बिटल हो गई और ये xy प्लेन में हो गया। और जब ये कंबाइन करेंगे इस तरीके से, देखो अब देखो ध्यान से, ये क्या है बीच में से कंसीडर करो, यहाँ पे क्या है? xy प्लेन में ऑर्बिटल है, ओके, और ये ऊपर की तरफ क्या है? dz स्क्वायर ऑर्बिटल। ऐसे ही सेम है, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं तो z स्क्वायर का हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने से क्या हो गया? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। अब हमारे पास ऊपर ये क्या बची? ये 4 ऑर्बिटल बची, और नीचे क्या बची? ये 4 ऑर्बिटल बची। तो इनके पास अब टेंडेंसी क्या है? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन की। जब डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है तो ये आपस में क्या करेगी? कंबाइन कर लेगी, और जब कंबाइन करके क्या बना देगी? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगी। तो हमेशा जब कभी भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यू कैन नॉट फॉर्म डायरेक्टली डेल्टा बॉन्ड, क्योंकि तुमने कभी भी अगर क्वेश्चन में देखा होगा तो इस तरीके से जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं पहले सिग्मा आता है, फिर पाई आता है, और उसके बाद डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन किस एक्सिस के अलोंग होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किसके अलोंग हो रहा है। तो हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा डी ऑर्बिटल से वो जेड एक्सिस के ही अलोंग होगा। और जब उसने बॉन्ड को रिजिड कर दिया डेल्टा सिग्मा बॉन्ड बना के, अब इसके पास कोई चॉइस नहीं बची
कि ये डेल्टा बॉन्ड किस प्लेन में बना है, तो इसके पास सिर्फ एक एक्स वाई प्लेन ही बचता है जिसमें ये अपना ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कर सकता है। अगर क्वेश्चन बचता है कि डी वाई जेड और डी जेड एक्स क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि अगर ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इसमें ऑर्बिटल जब ऐसे आ रही है ना एक्स वाई प्लेन में, ऐसे नहीं आएगी, इन ऑर्बिटल को ऐसे खड़ा कर दो ऐसे आएगी। अब तो ये क्या आ रखी है, ऐसे फैल के आ रखी है, लेकिन जब तुम डी वाई जेड और जेड एक्सिस के अलोंग करोगे तो इसमें भी एक जेड एक्सिस है ना, दोनों में तो जेड एक्सिस रहेगी, तो जेड एक्सिस तो ऐसे है, तो ये भी ऑर्बिटल क्या आएगी इस तरीके से, और नीचे वाली ऑर्बिटल भी क्या आएगी इस तरीके से। तो क्या हमारा चार लूप्स आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में डी ऑर्बिटल में 5 होती है, लेकिन 2 ही सिर्फ डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखती है, एक डी एक्स वाई रखती है और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर रखती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करता है, तो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर पे टिक कर देना। रीज़न तुम्हारे सामने है, क्योंकि ये जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है ये रेस्पॉन्सिबल है इस दोनों के बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि ये इनिशियली आएगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर देगा, हमारा बॉन्ड सिग्मा बन गया, तो उसने डायरेक्शन फिक्स कर दी कि जो हमारी ऑर्बिटल है वो सिर्फ डी जेड और जेड एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करेगी, और जब जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेगी तो एक्स वाई प्लेन में ही हमारी ओवरलैपिंग होने से डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सी बात है, तो कभी भी अगर डेल्टा बॉन्ड आ जाए, एग्जांपल लिख लेना कुछ भी, Re2Cl8, Re2Cl8 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे जो क्लोराइड की जगह कुछ भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है, और ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, एसीटेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है। कुछ भी मिल जाए तुम्हें, कोई भी एनायन मिल जाए, तो वो सारे क्लस्टर का ही काम करते हैं। सिंपल है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं कि एक 3D पाई और 3D पाई और एक 4D पाई और एक 4D पाई और एक 5D पाई और एक 5D पाई, जब हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ओवरलैपिंग में होगी? तो तुम्हारा क्वेश्चन फटाफट आएगा। ये रफ कर रहा हूं मैं, अच्छे से मॉडल बना लेना इसी तरीके से कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आ भी चुका है 2-3 बार कि कौन सी ऑर्बिटल सिर्फ डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है। लूप्स के बारे में पूछ ली, जब तुम्हें पूरी कहानी बता दी तो अब तुम्हें हर चीज लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, खुद ही जब अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है दिमाग में। अब मुझे बताओ कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन सारों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमने जो लगाया होगा, इसका आंसर क्या लगा होगा कि सर 3D पाई की सबसे ज्यादा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी, क्योंकि आपने बता रखा है कि साइज फैक्टर देखना है और साइज फैक्टर तो 3D पाई की है। तो देखो भाई, जो हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो डी ऑर्बिटल के 4 ओवरलैपिंग जोन बनने से हो रहा है, और जितनी ज्यादा डी ऑर्बिटल फैलेगी इतना ही जल्दी हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने से हमारी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि डी ऑर्बिटल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और डी ऑर्बिटल इस तरीके से फैलती चली जाती है। ये डी ऑर्बिटल अब जब लास्ट में आएगा तो ये डी ऑर्बिटल, तो सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग जोन बनेंगे इसमें इजीली ओवरलैपिंग जोन बन जाते हैं। लेकिन जब इसमें ओवरलैपिंग जोन बनोगे तो यहाँ पे तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल भी है, तो ये भी तो इंटरफेयर करेगा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करने में, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होने देगा। तो जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो मैक्सिमम जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है वो इन्हीं 4D और 5D वालों की ज्यादा होती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो हमारा ऑर्डर ये ना हो कि हमारा ऑर्डर क्या होगा, ये हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर होगा। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है कि डाउन द ग्रुप जाने से डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है ड्यू टू द डिफ्यूज ऑर्बिटल या ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ डी ऑर्बिटल, जिससे हमारे ओवरलैपिंग जोन इजीली फॉर्म हो जाते हैं। सिंपल है। अब लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड बचता है हमारा फाई बॉन्ड। जो हमारा फाई बॉन्ड होता है
वो हमारा एफ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि इसे कभी ना मैंने पढ़ा है इतना ज़्यादा और ना ही इससे कभी क्वेश्चन आते हैं। बस तुम्हारी नॉलेज के लिए कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने हो सकते हैं ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जो होता है हमारा 5 बॉन्ड, जो हमारा 5 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एफ ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 6 लूप्स होते हैं, तुम्हें बताया था पहले, और जब 6 लूप्स आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद ही हमारा 5 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब कभी भी तुम्हें बॉन्ड की फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि 5 बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन देखो ये आता है कि तुम्हारे पास एक सिग्मा है, एक पाई है, एक डेल्टा है और एक 5 बॉन्ड है। इन सारे बॉन्डों का ऑर्डर अरेंज कैसे करोगे स्ट्रेंथ के बेसिस पे? तो ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या होता है? पाई बॉन्ड, फिर क्या होता है? डेल्टा, और फिर क्या होता है? 5 बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड, क्यों? क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग होगी। फिर पाई बॉन्ड आएगा, फिर डेल्टा बॉन्ड, और फिर क्या आ जाएगा? 5 बॉन्ड। तो ये इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत है इसमें? तो चीज़ें जब जितनी भी मैं ऑर्बिटल्स के बारे में तुम्हें बताई है और बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताई है, तो समराइज फॉर्म में लास्ट में लिख लेना। एक तो तुम्हें साइज देखना है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करने के लिए, दूसरा तुम्हें डायरेक्शनल नेचर ऑफ पी ऑर्बिटल का देखना है, तीसरा तुम्हें जब डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करें तो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारा कुछ ऑर्डर इस तरीके से आता है, वहाँ पे साइज फैक्टर कंसीडर नहीं होता है, बल्कि साइज फैक्टर तो प्रमोशन का काम करता है। सिंपल है। फोर्थ जो मैंने तुम्हें बताया है ओवरलैपिंग इंट्रीगल की, ओवरलैपिंग इंट्रीगल से जो बनने वाली वैल्यू होती है s ग्रेटर देन 0, s लेस देन 0 और s इक्वल टू 0, BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये क्या आ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक NB एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये सारी की सारी कहानी मैं तुम्हें बताई है, उसके साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बताई है, उसके बाद D का इंक्लाइन नेचर बताया था जिसकी वजह से ओवरलैपिंग जल्दी हो जाती है। तो ये सारी कहानी किसकी थी? ऑर्बिटल्स की, कि ऑर्बिटल से कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा, पाई, डेल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, उसके बाद ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड हमेशा चाहे हाइब्रिड से बने या हाइब्रिड से मिले, हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा, और पाई बॉन्ड जब भी फॉर्म होगा वो हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बनेगा। ठीक है।